Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 22 of your grade 12th. देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 22 का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी केमिकल इंडस्ट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हासिल होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम सेफ्टी कंसिडरेशन पढ़ेंगे, यानी प्रोसेस इंडस्ट्री जो होती है क्या प्रोसीजर होते हैं कि उनको हम सेफ वे में रन कर सकें। फिर हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे और फिर एडहेसिव्स के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इंडस्ट्री। देखिए, केमिकल इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो इसका काम क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिकल को ये एक्सट्रैक्ट भी करे और साथ साथ उनको सिंथेसाइज भी कर सके, यानी मैन्युफैक्चर भी कर सके। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, अब ये इनऑर्गेनिक केमिकल है तो इसको एक्सट्रैक्ट करना और इसमें से सोडियम को अलग करना, तो ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिकल, तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, जब ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है वहां पे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक होती है हैवी इंडस्ट्री, जिनका काम क्या होता है कि वो पेट्रोलियम फ्यूल्स, पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करें। साथ साथ स्टूडेंट लाइट इंडस्ट्री भी होती है, जिसमें पिगमेंट्स आ जाते हैं, डाइज आ जाते हैं, पेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आते हैं। सब चीजों से आप फेमिलियर हैं, तो इनको दो वे में कैटेगराइज किया जाता है। चलते हैं स्टूडेंट, बढ़ते हैं रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, रॉ मटेरियल हर वो चीज होती है जिससे आप कोई ना कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल आपको कॉमन एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको गन्ने का रस बनाना है तो इसका मतलब शुगर केन आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, जिससे शुगर केन से आपको शुगर केन जूस मिलेगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह फर्दर रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ कहाँ हासिल होते हैं इंडस्ट्री में। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसका मैस, यानी उसमें जो गैसेस है उसका मैस 5 × 10⁻15 टन है। सो ये हैवी अमाउंट ऑफ गैसेस मौजूद हैं। तो हमारे पास जो अर्थ है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, ये सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो ये सारी गैसेस हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं। स्टूडेंट, आप सोचें, देखें, बहुत सिंपल बात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम यहाँ से अगर अलग कर लें, यानी एयर से हम नाइट्रोजन ले लें और CH4 मीथेन से हम हाइड्रोजन को ले लें, तो ये मिला के आप अमोनिया बना सकते हैं। और अमोनिया फर्टिलाइजर के लिए हार्ट का काम करता है, यानी तमाम फर्टिलाइजर अमोनिया से ही बनते हैं। सो ये रॉ मटेरियल हो गए। इसके अलावा आप यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नियॉन ले सकते हैं, आर्गॉन। तो ये सारी चीजें आपके लिए रॉ मटेरियल कराएगा जो कि एटमॉस्फेयर से हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, केमिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो हाइड्रोस्फीयर से भी हासिल होते हैं। हाइड्रोस्फीयर लाइक ओशंस, तो ओशन का जो वाटर है उसकी जो अमाउंट है वो 1.5 × 10⁻21 लीटर्स है। तो सी वाटर जो है वो गुड सोर्स है NaCl का, मैग्नीशियम का, ब्रोमीन का। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं और हमारे लिए एसेंशियल भी हैं, हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, के अलावा हम अगर बात करें रॉ मटेरियल लिथोस्फीयर में, यानी अर्थ में लिथोस्फीयर होता है जिसमें हम रॉक्स से रॉ मटेरियल ले सकते हैं। कोल देखें, एक नेचुरल सोर्स है, तो कोल भी रॉ मटेरियल है, इससे हम केमिकल्स बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपके पास कोल गैस बनती है, कोल टार बनती है। तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर ऑयल स्टूडेंट, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल उसमें से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लाइक आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, हैवी फ्यूल ऑयल, लाइट फ्यूल ऑयल, ये सारे पेट्रोकेमिकल से ही हासिल होते हैं। और स्टूडेंट, इसके अलावा गैसेस वगैरह जो है, मीथेन गैस जो है वो बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि लिथोस्फीयर से हासिल होते हैं। फाइनली हम बायोस्फीयर से भी रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, जो कि वेजिटेशन और एनिमल्स हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। और ये रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे यूज होते हैं। तो आपको ये सारे रॉ मटेरियल समझ आ गए होंगे कि डिफरेंट जो अर्थ के स्फीयर्स हैं वहाँ से हम रॉ मटेरियल को कैसे ले सकते हैं और उनका क्या क्या यूज होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, फिर जब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, अब आपने रॉ मटेरियल से बनाने हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, उसके लिए चाहिए आपको इंडस्ट्री। अब जो भी इंडस्ट्री होती है, सबसे पहला जो उसमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है सेफ्टी का। क्योंकि स्टूडेंट, जब सेफ्टी होगी तभी आपकी इंडस्ट्री सेफ वे में काम करेगी। कोई केमिकल्स आपके हैजर्डस भी हो सकते हैं, यानी खतरनाक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अमोनिया ही आप बना रहे हैं, सो अमोनिया इटसेल्फ बहुत डेंजरस गैस है, तो उसकी सेफ हैंडलिंग बहुत जरूरी है। इतनी डेंजरस गैस है कि अगर आप इसको थोड़ी बहुत स्मेल करना चाहें तो आप इसको स्मेल नहीं कर सकते, ये पंजेंट होती है, नाक में चुभती है। तो हमें वो सेफ प्रोसेस से इसको हैंडलिंग इसकी आसान बनानी
पड़ती है। सो स्टूडेंट इसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, तो आइए उन प्रोसीजर को पढ़ते हैं कि वो कौन से प्रोसीजर होते हैं। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू हम सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अब प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स के जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो, इसके अलावा स्टूडेंट जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक जो आपका प्लांट जहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं, प्लांट्स में जो इक्विपमेंट आ रहे हैं, उन सब की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस की सेफ्टी से रिलेटेड हैं, वो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि वो किस केमिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, किस केमिकल से क्या खतरात उसको आ सकते हैं। सो ये एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद स्टूडेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आता है प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस का। अब प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने वो प्रोसेस बताने हैं कि जिनसे आप हैजर्ड को रोक सकें। तो सबसे पहले जो आप प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट्स की ले लेते हैं, रॉ मटेरियल की, प्रोडक्ट्स की जो आप कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट याद रखें प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस होती है। यानी हर इक्विपमेंट को, हर रॉ मटेरियल को, हर प्रोडक्ट को देखा जाएगा कि उससे रिलेटेड क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और फिर उनकी सेफ हैंडलिंग कैसे होगी। यहाँ पे हैजर्ड का मतलब खतरात हैं। सो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कि प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस में हम क्या करते हैं। फिर स्टूडेंट उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास प्रोसेस को हमने प्रोसेस में चेंजिंग लेके आनी हो, मतलब कहीं पर कोई इक्विपमेंट है उसको आपने चेंज करना हो या केमिकल को चेंज करना हो, तो हमारे पास एक प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ चेंज होना चाहिए कि मैनेजमेंट डिसाइड करे कि कहाँ पे किस चीज को हम चेंज में लेके आ सकते हैं। फिर स्टूडेंट आते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम मोस्ट स्पेसिफिकली सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर एक खास प्रेशर पे काम करता है। सो ये चीजें हर इक्विपमेंट की डिफाइंड होती हैं कि किस इक्विपमेंट को किस कंडीशन पे ऑपरेट होना है। फर्ज कर लें कंप्रेसर जो है वो 10 psi प्रेशर पे ऑपरेट होता है। सो हमें उन लिमिट्स का पता होना चाहिए बीइंग शिफ्ट इंचार्ज या बीइंग ऑपरेटर्स कि हमने कौन सी लिमिट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। सो आपको वो 10 psi तक उसको रखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो खतरा हो सकता है कि वो कंप्रेसर आपका बर्स्ट हो जाए यानी फट जाए। सो इसलिए आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर इक्विपमेंट के डिफाइंड होते हैं। सो ये आपको यहाँ पे लिखा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट सेफ वर्क प्रैक्टिस होती है। सेफ वर्क प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स जो शिफ्ट इंचार्ज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि आपकी जो प्लांट है उस पर जो वर्किंग हो रही है, यानी डेली रूटीन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको अगर वेल्डिंग वगैरह करवानी तो उसका एक वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉट वर्क परमिट और एक होता है कोल्ड वर्क परमिट। अब हॉट वर्क परमिट कब आता है? जब भी आपके पास कोई वेल्डिंग वगैरह करनी हो या कोई ऐसी चीज जिससे आग लगने का खतरा हो। सो उसको आप हॉट वर्क परमिट वो सेफ्टी इंचार्ज इशू करता है। उसमें जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसको आपने मेंटेन रखना होता है जो कि हैजर्ड से रिलेटेड है। यानी अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो वहां पे शिफ्ट इंचार्ज इंश्योर करेगा कि वेल्डिंग आपके सेफ वे में हो, तो उसके लिए वो हॉट वर्क परमिट इशू करता है। इसके अलावा स्टूडेंट कोल्ड वर्क परमिट भी इशू किया जा सकता है अगर आपके पास ऐसी जॉब करनी हो जिसमें वेल्डिंग या आपके पास जहां से आग लगने का खतरा ना हो। फिर स्टूडेंट फाइनली एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी की जाती है कि आपको कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। सो होपफुली आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब केमिकल इंडस्ट्री डाइस की बात करते हैं। अगर हम डाइस की बात करें तो ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं, नॉर्मली ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, जिनकी के पास कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी फैब्रिक पे ये फिक्स हो जाए। और डाइस के बारे में हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं, हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस को अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइस यूज होते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास ये फॉर्मूला शो हो रहे हैं। अगर ये पहला फॉर्मूला देखें तो ये नेफ्थॉल येलो कलर का होता है, और अगर मैं सेकंड फॉर्मूला देखें तो ये स्टूडेंट ये आपके पास मॉडर्न ग्रीन कलर का जो है आपके पास डाई होता है। तो ये इनकी दोनों के फॉर्मूले आपके पास शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा मजीद जो इसकी टाइप्स हैं वो मैंने अपने मेन लेक्चर में बताई हुई हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंडस्ट्री को देखते हैं जो कि पेस्टिसाइड से है। तो स्टूडेंट पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो पेस्टिसाइड एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। अब पेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं स्टूडेंट? उसमें सबसे पहले इंसेक्ट्स आ सकते हैं, इसके अलावा स्टूडेंट फंजाई आ सकते हैं, फिर हम देखते हैं स्नेल्स वगैरह, ये सारे आपके पेस्टिसाइड हैं। अब अगर आपको इंसेक्ट्स वगैरह को किल करना हो तो उसके लिए जो हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे उसका स्पेसिफिक नेम होगा इंसेक्टिसाइड।
इसी तरह स्टूडेंट अगर हम फंजाई को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए जो आप पेस्टिसाइड यूज करेंगे उसको हम फंजीसाइड्स बुलाएंगे, और अगर स्नेल्स वगैरह को आपको मारना हो तो उसको मलिसिसाइड्स बुलाएंगे। तो ये पेस्टिसाइड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और मजीद टाइप्स को मैंने मेन लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेट्रोकेमिकल हैं वो एक ऐसे केमिकल होते हैं, यानी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम से डिराइव होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल की क्लासेस की तो उसमें ओलिफिन्स आते हैं, एरोमेटिक्स आते हैं, सिंथेटिक गैस आती हैं। यहाँ पे ओलिफिन्स अल्कीन्स को कहते हैं जिसमें पॉलीइथाइलिन आ जाती है, इथाइलिन गैस आ जाती है, तो ये अल्कीन्स होते हैं। एरोमेटिक्स की अगर बात करें तो हम पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक्स बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर फाइनली सिन गैस आ जाती है जिसको हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। इससे स्टूडेंट हम एल्कोहल भी बना सकते हैं और उसको डिफरेंट वे में यूज भी किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट पेट्रोलियम की होती है रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि क्रूड ऑयल की हम सेपरेशन करते हैं और उसमें जो वैल्यूएबल केमिकल्स हैं उसको अलग करते हैं। अब ये जो अलग करने का काम होता है वो आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। आइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम क्रूड ऑयल यानी जमीन से जो हम खाम तेल जिसको हम आम लफ्जों में बोलते हैं उसको हम जमीन से निकालते हैं और फिर ले जाते हैं फर्नेस में। फर्नेस में ये हीट होता है तकरीबन 750 फ़ारेनहाइट जो तकरीबन 400 सेल्सियस बनता है। उसके बाद इसको हीट करने के बाद आप डिस्टिलेशन कॉलम में इसको एंटर करते हैं। तो डिस्टिलेशन कॉलम में स्टूडेंट याद रखें डिफरेंट आपके पास प्लेट्स होती हैं और हर प्लेट पे डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर होता है। याद रखिए स्टूडेंट इन प्लेट्स की भी डिफरेंट टाइप होती हैं। फॉर एग्जांपल सीव होती है, बबल कैप्स होती हैं। तो ये इंडस्ट्री में आप जाके इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री लगी हुई है तो यहाँ पे इसकी डिटेल वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट्स देखिए इस प्लेट्स का मतलब क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल अगर सीव आपके पास सीव वाली प्लेट है तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। होता ये है कि सबसे पहले टॉप से निकलती हैं गैसेस। वो गैसेस स्टूडेंट ये इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर उन गैसेस को कंडेंस करता है, लिक्विड फॉर्म में लेके आता है और दोबारा हम उसको प्रोसेस में एंटर कर देते हैं टॉप से, और इस चीज को हम रिफ्लक्स कहलाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लक्स। अब ये रिफ्लक्स लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये ऊपर से आता है नीचे गिरता है उन सीव प्लेट में से, और नीचे से गैसेस क्रूड ऑयल को जब हम एंटर करते हैं तो उसमें से जो गैसेस बनती है वो टॉप पे जाती हैं। सो हर प्लेट पे ऊपर से जो लिक्विड आता है उसका और नीचे से जो गैसेस आ रही है उसका कांटेक्ट होता है। जब कांटेक्ट होता है तो वो जो ऊपर वाला लिक्विड है वो तो बॉयल होगा, जाहिर सी बात है। गैस जो नीचे से आ रही है वो अपनी हीट उस लिक्विड को देगी, वो लिक्विड वेपराइज हो जाएगा और ये गैस कंडेंस होती जाती है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेट पे ये गैस क्या होती जाती है, कंडेंस होती जाती है जहां जहां जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर 300 फ़ारेनहाइट है तो ये गैसोलीन यानी पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है। 390 फ़ारेनहाइट केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट है। 570 फ़ारेनहाइट गैस ऑयल्स का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जहां जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है वहां वहां वो कंपोनेंट्स सेपरेट होते जाते हैं। स्टूडेंट याद रखें यहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिए हुए हैं और डिफरेंट बुक्स में सेल्सियस में भी आपको टेम्परेचर गिवन होते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और आखिर में जो बचता है स्टूडेंट वो होता है एस्फॉल्ट, जिसको हम टार बुलाते हैं। ये इसको हम लुक भी बुलाते हैं और ये सड़कों पे इस्तेमाल होता है सड़क बनाने में। ये ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, आपने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा जब भी रोड बन रहे होते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं। तो पॉलीमर्स एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जो कि रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब होता है स्टूडेंट मोनोमर्स। मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है कि आप इथाइलिन ले लें मोनोमर्स, n नंबर ऑफ इथाइलिन ले लें। यानी इथाइलिन का मतलब स्टूडेंट क्या है, इथाइलिन का मतलब इथीन ही होता है, ये एक्चुअली अल्कीन ही है। तो इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आप ले लेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, तो उसकी आप होगी पॉलीमराइजेशन और हाई उसके लिए आपको कैटलिस्ट भी चाहिए होगा, हीट भी करनी पड़ेगी, प्रेशर भी चाहिए होगा। तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये रिपीटिंग यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिपीटिंग यूनिट्स को हम पॉलीइथाइलिन बुलाएंगे, यानी इथाइलिन से बन गया पॉलीइथाइलिन। तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नेल पॉलिश आ जाता है, फिर नेल पॉलिश रिमूवर आ जाते हैं, फिर हेयर डाई आ जाती हैं, लिपस्टिक वगैरह आ जाती हैं। तो ये सारी इन चीज़ों की डिटेल मैंने अपने मेन लेक्चर में भी कवर की हुई है।
फिर फाइनली स्टूडेंट हम एडहेसिव्स को देखते हैं। तो एडहेसिव्स में स्टूडेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी सरफेस पे एडहेयर हो जाते हैं या किसी दो चीजों को आपस में बॉन्ड करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर देखें हमारे पास ग्लूज हैं तो ये दो चीजों को बॉन्ड करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो समद बॉन्ड जो हमारे नॉर्मली यूज हम करते हैं तो वो सिंपली आपके एडहेसिव्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट टेप हो गया या कोई आपके रेजिन हो गया जो कि पेंट में भी यूज होता है। तो पेंट में दीवार पे जो पेंट चिपकता है वो चिपकने वाली प्रॉपर्टी रेजिन से आती है, तो रेजिन आपका एडहेसिव होता है। सो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। इन सब की डिटेल्स भी मैंने अपने मेन वीडियो लेक्चर में कवर की हुई है, आप tutoria.pk की वेबसाइट पे उनको देख सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड चीजों की अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।